हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14th ऑफ सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 14th ऑफ सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। रिवीजन कर लेते हैं। 13 सितंबर को हमने डिस्कशन किया था कि मध्य प्रदेश का जो श्योपुर जिला है, यहाँ के कुनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चीता पुनरुत्पादन परियोजना की शुरुआत की जानी है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों के द्वारा ये जो संयुक्त अभ्यास है पंजाब में संपन्न हुआ, नाम था गगन स्ट्राइक। राजस्थान सरकार 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कर रही है और नीति आयोग के द्वारा पहला इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में जानी मानी शख्सियत जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, बीबी लाल, जिन्होंने कालीबंगा की खोज की थी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके इस बार का एशिया कप अपने नाम किया है। ब्रिटेन के अगले सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय बने हैं। कार्ल अल्कराज, इन्होंने साल भर में होने वाला जो अंतिम ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन, इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है, वुमेन सिंगल का ईगा स्विटेक ने जीता है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा में बनने जा रहा है। हरियाणा में भी कहा, हरियाणा के राखी गढ़ी में। तो आज का जो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये है कि प्रोजेक्ट 70A के तहत 17A के तीसरे युद्धपोत को लॉन्च कर दिया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा तारागिरी। देखिए, इस प्रश्न में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि दो तीन चीजें मिक्स करके मैं आप लोगों को यहाँ से रिलेट करके बताने वाली हूँ। प्रोजेक्ट 17A, इसके तहत तीसरा युद्धपोत लॉन्च हो चुका है। मजगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे युद्धपोत, जिसका नाम है तारागिरी, इसे लॉन्च कर दिया है। इसका जो वजन है ये 3510 टन है और इसे ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि इंडियन नेवी का ही एक इन हाउस डिजाइन संगठन है। इसे एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। देखिए, ये सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह वॉर करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस है। तारागिरी सरफेस टू सरफेस, ये याद रखना। क्यों याद रखना है ये आप लोगों को अभी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं ना, तारागिरी, ये कुछ यदि आप लोगों ने ज्योग्राफिकल पोर्शन पढ़ रखा होगा इंडिया का, तो इसमें हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला का नाम, मतलब गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला है तारागिरी, इसी के नाम पर इस युद्धपोत का नाम रखा गया है तारागिरी। तो यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रोजेक्ट 17A। कहा जा रहा है इसके तहत तीसरा युद्धपोत लॉन्च किया गया है, तो भाई दो पहले भी तो लॉन्च किए होंगे। प्रोजेक्ट 17A के तहत पहला युद्धपोत जो कि लॉन्च किया गया था ये नीलगिरी था। जो दूसरा लॉन्च किया गया इसका नाम उदयगिरी, और अब जो तीसरा लॉन्च कर दिया गया है इसका नाम है तारागिरी। उदयगिरी का नाम पढ़ते ही आप लोगों के दिमाग में कुछ तो हिट किया होगा। अभी जिन लोगों ने एनडीए का पेपर दिया होगा 4 सितंबर को, जिन्होंने नहीं भी दिया होगा भाई, यदि आप 2-3 महीने से भी ये करंट अफेयर देख रहे हैं, तो बीते दिनों में मैंने आप लोगों को सूरत और उदयगिरी के बारे में बताया था। और यही आपके एनडीए का सवाल बना था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में सूरत और उदयगिरी लॉन्च किए हैं, तो ये एक्चुअल में है क्या? तो ये युद्धपोत है, ठीक है, जिसमें उदयगिरी के बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया भाई कि ये प्रोजेक्ट 17A के तहत युद्धपोत है। तो सूरत कहाँ गया? सूरत है प्रोजेक्ट 15B के तहत आता है ये। देखिए, प्रोजेक्ट 15B, ये जो प्रोजेक्ट 15B है ना, इसमें सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में वॉर करने वाली मिसाइलों से ये लैस है। और प्रोजेक्ट 15B को ना 2011 में मंजूरी मिली थी। इसके तहत 4 युद्धपोत इसमें शामिल होने हैं। इन 4 युद्धपोतों में देखिए, एक तो विशाखापट्टनम है, मैं यहां लिख भी देती हूँ, विशाखापट्टनम एक हो गया। मोरमुगाव दूसरा हो गया। तीसरा हो गया इम्फाल और चौथा हो गया सूरत। अब कंफ्यूजन मेरे हिसाब से दूर हो गया होगा। प्रोजेक्ट 17B में इस सूरत का डिस्कशन आएगा और जो उदयगिरी लॉन्च हुआ है ये आ जाएगा प्रोजेक्ट 17A के तहत। कंफ्यूजन दूर हुआ। अब लास्ट ऑप्शन बच रहा है विक्रांत। आईएनएस विक्रांत अभी चर्चे में था, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और प्रोजेक्ट यहां से आप रिलेट कर लो, प्रोजेक्ट 75। याद आया कुछ? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल होनी है। नाम तो डेफिनेटली याद आ ही गया होगा। आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस खंडेरी। 3 क्या हो गई? के से, के। अब 3 याद रखनी वी से। आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर, आईएनएस वगशीर। याद हो गया? 1
2, 3, 4, 5, 6। प्रोजेक्ट 17A यहां से क्लियर हो गया, प्रोजेक्ट 15B क्लियर हो गया, प्रोजेक्ट 75 ये क्लियर हो गया। अब बच जाता है आईएनएस विक्रांत। तो हाल ही के दिनों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी सितंबर में ही 2-3 सितंबर को इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी को सौंपा है। ये एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर है, स्वदेश निर्मित। ठीक है, तो इस प्रश्न से सफिशिएंट है इतना डिस्कशन, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न है एससीओ का जो शिखर सम्मेलन होगा 2022 का, ये किस देश में आयोजित होगा? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका आयोजन किया जाना है अभी 15 और 16 सितंबर को। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये ताशकंद जाने वाले हैं, मतलब उज्बेकिस्तान का दौरा करेंगे और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग पर इसमें चर्चा की जानी है। इस बार की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के हाथ में। पहले हम जान लेते हैं, अच्छा माफ कीजिएगा, अच्छा, ताजिकिस्तान से अध्यक्षता उज्बेकिस्तान ने पिछले साल संभाली थी, मतलब इस साल तक अध्यक्षता इसी के पास है। तो यदि मैं बात करूं उज्बेकिस्तान की, इसकी लोकेशन आप देख पा रहे हैं, इसकी कैपिटल हो जाएगी ताशकंद, करेंसी हो जाएगी उज्बेकिस्तानी सोम। और यहीं पे आप अरल सी की लोकेशन देख पा रहे हैं, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में 90% पानी यहाँ का सूख चुका है। और एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वैसे 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। 1996 में ना कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और चाइना इसमें शामिल थे। फिर 2001 में ना इसमें शामिल हुआ उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद ही इसे एससीओ नाम दिया गया। चाइना बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, झांग मिंग इसके प्रमुख हैं। और भारत पाकिस्तान सबसे लास्ट में इसमें शामिल हुए 2017 में। इस हिसाब से 8 मेंबर कंट्री हैं। अभी मंजूरी किसे मिल चुकी है? तो 9वें मेंबर कंट्री के रूप में ईरान को मंजूरी मिल चुकी है, ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अमेरिका क्या होस्ट करेगा? तो देखो इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना, यहाँ चाइना की जो बढ़ते जा रही है, तो इसके लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की जो पहली बैठक है ना, ये अमेरिका में आयोजित होनी है। अमेरिका में कहा? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी न्यूयॉर्क में अभी हाल ही में यूएस ओपन संपन्न हुआ है। तो काफी सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हो एक पॉइंट से। उज्बेकिस्तान का डिस्कशन हो गया। G20 समिट 2020 की बाली इंडोनेशिया में आयोजित हो रही है। और मैंने काफी बारी आप लोगों को रटवा दिया है कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भाई 2022 वाला न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ, विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु हथियारों से लैस ये घोषित कर दिया है? तो इसमें से देखिए जो नॉर्थ कोरिया है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उन, इन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने देश को परमाणु हथियार से लैस देश ये घोषित कर दिया है। यहाँ की संसद में एक कानून पारित किया गया है जिसमें ये ऐलान हो चुका है, जिसमें कि तानाशाह के द्वारा ये कहा गया है कि उनका जो देश है नॉर्थ कोरिया कभी भी परमाणु हथियार को नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, देखिए उत्तर कोरिया में ना परमाणु हथियार को लेकर के चली आ रही जो भी पॉलिसी थी, इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। क्योंकि पहले उत्तर कोरिया क्या कह रहा था कि वह अपने हथियारों को, मतलब जो परमाणु हथियार है, तब तक अपने पास रखेगा जब तक अन्य देश इसे खत्म नहीं कर देते। उसका पहले भी यही कहना था कि जो गैर परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है, इस पर उत्तर कोरिया पहले से हमला नहीं करेगा। लेकिन अब क्या कह रहा है कि भाई हम तो खत्म नहीं करने वाले, परमाणु हथियार हमेशा ही अपने पास रखेंगे। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में यदि आप देखोगे तो चाइना है, चाइना के पास फिर ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के बीच में 38 पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग हो जाएगी। करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन, तानाशाह किम जोंग उन। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, सियोल पीस प्राइज से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। साउथ कोरियन वॉन इसकी करेंसी, यून सुक योल हाल ही के दिनों में यहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारत को जो राजदूत था ना, फिर यहाँ भारत यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध की स्थिति बन रही थी, इसके बाद फिर भारत ने अपना जो दूतावास है ये पोलैंड शिफ्ट कर दिया था। रशिया से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो भारत S-400 डील कर चुका है रशिया के साथ, और AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भारत रशिया के बीच में डील है। अगला प्रश्न है, पहला नागा मिर्च महोत्सव 2022 यानी कि नागा किंग चिली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, नागालैंड में, नागालैंड का कोहिमा जिला का जो सेईहामा गांव है, यहाँ पहली बार नागा मिर्च फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ये नागालैंड का स्वदेशी फसल है और कोहिमा दीमापुर जैसे क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। 2008 में इसे GI टैग मिला था।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। देखिए, जीआई टैग से आप ये रिलेट कर सकते हो कि सबसे पहली बार किसे मिला था जीआई टैग? दार्जिलिंग की चाय को। कब मिला था? 2004 में। ठीक है। और नागालैंड अभी इसलिए चर्चे में था, अप्रैल 2022 की ही न्यूज है। जो एडीबी है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये मतलब नागालैंड में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इसने 2 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है। इसके कारण ये चर्चे में आया था। खैर, फेस्टिवल को हम रिलेट कर रहे हैं तो बिहू फेस्टिवल और कामाख्या देवी टेम्पल में अंबुबाची फेस्टिवल मनाया गया, असम से रिलेटेड ये हो जाएगा। फसलों का त्योहार है नुआ खाई, उड़ीसा में मनाया गया। केरल का ओणम फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में फसलों का त्योहार है जो कि हरेली मनाया गया है। तमिलनाडु में यदि आप रिलेट करो तो पोंगल रिलेट कर सकते हो। पोंगल के अलावा जल्लीकट्टू फेस्टिवल रिलेट किया जा सकता है। मिजोरम में चाप चारकुट फेस्टिवल, मेघालय के शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। हाल ही में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आंकड़े 2020 के थे, जारी किए गए हैं अभी, जिसमें कि इंडिया को रखा गया है 89 प्लेस पर, यानी कि 89वें स्थान पर भारत को रखा गया है। इसमें टॉप पर तीन कंट्री हैं, हांगकांग, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। ठीक है। अपने पड़ोसी देशों में नेपाल है 103 में, चीन 116 में, पाकिस्तान 130 और बांग्लादेश 139 में रहा है। ठीक है। चलिए, ये तो इंडेक्स का डिस्कशन आया। यहां से हम कुछ ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे और ऑप्शन डिस्कस करने के बाद फिर हम कुछ फैक्ट भी मैंने लिख रखे हैं। देखिए, जैसे कि करप्शन इंडेक्स, यहां से आप रिलेट कर सकते हो। करप्शन इंडेक्स में 85 प्लेस में इंडिया है। इसमें टॉप पर जो कंट्री हो जाएगी डेनमार्क, मतलब कि यहां बिल्कुल करप्शन नहीं होता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें इंडिया 87 में है, स्वीडन हो जाएगा टॉप पर। हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, किस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बेहतर है, इस हिसाब से ये रैंकिंग रिलीज की गई थी। इसमें टॉप पर यूएसए है। इंडिया की रैंकिंग 66 होगी, 77 नहीं होगी, ये मैं मॉडिफाई कर दूंगी। अब देखिए, 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलीज किया गया है। इंडिया को 132वां स्थान मिला है। इसमें टॉप पर जो कंट्री हो जाएगी ये स्विट्जरलैंड हो जाएगी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया है 150 नंबर पर, टॉप पर नॉर्वे है। शांति सूचकांक में इंडिया को मिला है 135वां स्थान, टॉप पर आइसलैंड है। खुशहाली सूचकांक में इंडिया है 136वें स्थान पर, टॉप पर फिनलैंड है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया को सबसे लास्ट स्थान पर रखा गया 180 में, टॉप पर डेनमार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया अहमदाबाद के साइंस सिटी में। तो इस सम्मेलन में डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल 2030 तक अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना कैसे किया जा सकता है, किसानों की आय को कैसे और ज्यादा सुधारा जा सकता है, तकनीकी कार्य यानी कि टेक्नोलॉजी वाले वर्क में, इन सभी विषयों पर यहाँ जो सम्मेलन हुआ इस पर चर्चा की गई है। तो अहमदाबाद के बारे में ही डिस्कशन हम कर लेते हैं। ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी साबरमती नदी पर पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया था। गांधीनगर ये भी गुजरात में है। ये निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा अमित शाह का। यहाँ क्या आयोजन होना है? तो देखिए, डेफ एक्सपो हर 2 साल में रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित होने वाला ये एक्सपो, डेफ एक्सपो यही होगा। कोलकाता में इस वर्ष का सी फूड शो का आयोजन होना है और मुंबई में अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन जो कि रहा, यहां आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान किस देश को G20 बैठक में भाग लेने के लिए अतिथि देश यानी कि एज ए गेस्ट आमंत्रित करेगा? यह आमंत्रित करने जा रहा है बांग्लादेश को। देखो, अभी G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? बाली। नेक्स्ट ईयर 2023 में इंडिया विल होस्ट। भारत जब इसका आयोजन करेगा तो इसमें अतिथि देश के रूप में ये बांग्लादेश को आमंत्रित कर रहा है। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 4 दिन के दौरे पर आई थी। काफी सारी डील हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण है कि 25 वर्षों में, मतलब कि एक नदी समझौता था कुशियारी रिवर को लेकर के।
कुशियारी रिवर को लेकर के अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच में समझौता है जो कि किया गया है। तो कुछ अतिथि देश के रूप में मतलब कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को G20 परंपरा के हिस्से के रूप में भारत इसमें शामिल करेगा, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण देश निकल करके सामने आया है, बांग्लादेश। हालांकि भारत और बांग्लादेश के संबंध देखिए अच्छे हैं। अभी तीसरी पैसेंजर सर्विस भी शुरू हो गई है, ट्रेड में ही अच्छा ही है दोनों देशों के बीच में। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इस समय ना आर्थिक स्थिति बांग्लादेश की सही नहीं है, क्योंकि ये पिछले साल हमने डिस्कस किया था कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब यदि हम कहें ना तो इसकी स्थिति श्रीलंका के जैसे बननी जा रही है, बन नहीं गई है लेकिन लगभग बनने की स्थिति में है। आर्थिक स्थिति इसकी उतनी ज्यादा सही नहीं है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, यूरोपीय यूनियन और 19 कंट्रीज का ये एक समूह है। यूके के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। श्रीलंका को आर्थिक आपातकाल के दौरान भारत ने 500 मिलियन US डॉलर की सहायता दी थी और भी काफी बार कुछ दिया है। ईरान में एक चाबहार पोर्ट है जिसे लेकर के भारत और ईरान के बीच में समझौता है। चाबहार पोर्ट ना यहाँ है, ग्वादर पोर्ट ये पाकिस्तान वाला यहाँ है। फिर यहाँ हम्बन टोटा पोर्ट यहाँ श्रीलंका का हो जाएगा और यहाँ चट्टोग्राम पोर्ट ये बांग्लादेश का हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने 9/11 हमले की कौन सी बरसी मनाई? तो 9/11 हमले की अभी हाल ही में 23वीं बरसी मनाई गई है। अच्छा 21वीं 2000, हाँ हाँ माफ कीजिएगा, 2001 से यदि हम काउंट करें, 2001 में हुआ था तो उस हिसाब से हाँ ये फिर 21वीं ही हो रही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में जैसे आप 26/11 हमला पढ़ते हैं तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था अमेरिका का, यहाँ पेंटागन पेंटागन में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहाँ के जो प्रेसिडेंट अमेरिका के जो बाइडेन, इन्होंने उस हमले में जान गंवाने वाले व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए जब ना ये हमला हुआ था तो इसका जो जिम्मा है किसने लिया था? ये लिया था अल कायदा, मतलब वो नाम याद नहीं आ रहा, उसामा बिन लादेन है ना, उसामा बिन लादेन। फिर ये मारा गया था कब? पाकिस्तान में मारा गया था। उसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन इसका बदला लेने के लिए ना अमेरिकी सरकार ने 2001 से अफगानिस्तान में तालिबानियों का खात्मा करने के लिए एक विशेष अभियान चला रहा था। आपको मालूम होगा जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन था ना, तब इन्होंने कह दिया था कि भाई हम इतने साल से यहाँ पे जो अभियान चला रहे हैं ये हम खत्म कर रहे हैं, यानी कि शांति चाहते हैं। तो यहाँ की जो मतलब अमेरिका की जो सेना थी अफगानिस्तान में जो तैनात थी 21 साल से, ये वापस लौट गई थी। अभी बगराम एयरबेस जो चर्चे में था ना, कहाँ का? अफगानिस्तान का, इसी के कारण तो चर्चे में था। तो इस प्रश्न से आप लोगों को इतना याद रख लेना, 9/11 हमला जो कि अभी इसकी 21वीं बरसी है जो कि मनाई गई है। रेलवे की कमाई कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है? देखिए रेलवे की कमाई में अभी हाल ही में 38% का इजाफा देखने को मिला है। अब एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं पूछे जाएंगे कि कितने करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, पहले कितना था तो अब कितना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को वन लाइनर फॉर्मेट में ही याद रखने होते हैं। रेलवे की कमाई में 38% का इजाफा है जो कि देखने को मिला है। इंडियन रेलवे तो देखो, भारतीय रेलवे है ना जो 1853 में पहली रेलवे चलाई गई थी भारत में। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव। 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य ये इंडियन रेलवे ने रखा है। और फिर इंडियन रेलवे का एक निंजा ड्रोन आप लोगों को याद होगा, रेलवे परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। कल मैंने आप लोगों को ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन अमानत बता ही दिया था। और क्या रिलेट कर सकते हो? भारत का पहला ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन इंडियन रेलवे के द्वारा नागपुर रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया गया था। फिर इंडियन रेलवे से ये भी रिलेट कर सकते हो कि सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो कर्नाटक में है, सिद्धिविनायक स्वामी जी रेलवे स्टेशन, 1550 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में था। फिर नवदूत भी आप लोगों को याद रखना है। नवदूत ये डुअल मोड पहला डुअल मोड लोकोमोटिव यानी कि वही इंजन है, हाल ही के दिनों में लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये भी हाल ही में नहीं, आज ही मनाया जा रहा है 14 सितंबर को। पहला हिंदी दिवस ये 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को भारत की राजभाषा चुना गया था। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। मैंने कल आप लोगों से पूछा था ब्रिटेन के नए गृह सचिव कौन बने? सुएला ब्रेवरमैन। आज का सवाल है छाता नाम की वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लें ताकि हर दिन के
करंट अफेयर का रिवीजन आप कर सके क्विज फॉर्मेट में। पीडीएफ भी आप लोगों को वही मैं शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम में जाइए, कल्याणी मैम पीडीएफ चैनल सर्च कीजिए, वहीं पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।